हेलो बच्चों, क्या हाल है। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा लेक्चर है क्लास 12 के 9 चैप्टर के ऊपर, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके पॉइंट्स जानने से पहले हम थोड़ा देखेंगे कि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी आखिर में होता क्या है। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी। जो हमने 11th क्लास के अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ देखे थे, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ देखे थे ना, उसमें से एक फंडामेंटल क्वांटिटी का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के इस चैप्टर के अंदर हम टॉपिक्स देखेंगे। फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद देखेंगे किरचॉफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। गुस्टाव रोबर्ट किरचॉफ नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिसने क्या किया, कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिक सर्किट्स को सॉल्व करने में कुछ रूल्स बताए या फिर कुछ लॉज बताए, जिसे हम यूज़ करके बहुत ईजीली तरीके से कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें दो टाइप के लॉ थे या दो लॉ थे। फर्स्ट लॉ था करंट लॉ, जिसे एनसीईआरटी के बुक में जंक्शन लॉ भी कहा गया है। फिर सेकंड है वोल्टेज लॉ। क्लियर होगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में साइन कौन सी यूज़ करना है, प्लस का भी यूज़ करना है, माइनस का भी यूज़ करना है, वो वाला। फिर उसके बाद हम देखेंगे स्टेप्स, मीन्स ये सॉल्व करते वक्त कौन कौन सी चीज़ें हमें देखना है, कौन सी चीज़ों को प्रायोरिटी रखनी है, कौन सी चीज़ों को सेकेंडरी लाना है, उस टाइप के। फिर लास्ट में एट लास्ट हम देखेंगे कि एग्जाम्पल, एट लास्ट वी विल सी दी एग्जाम्पल। तो चलिए, लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, वी विल स्टार्ट दी लेक्चर। करंट इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि आपको पता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसे हम डिनोट करते हैं आई से या स्मॉल आई से। क्लियर होगा। इसकी यूनिट है हमारी एम्पियर। क्या है यूनिट हमारी? एम्पियर। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। डेफिनेशन क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is known as या is called as current electricity। हाँ, यूनिट कौन सी है इसकी? एम्पियर लिख लीजिएगा साइड में, आपको इजी हो जाएगा। एम्पियर यूनिट। क्लियर होगा। इसे डिनोट करते हैं हम आई से। क्लियर यहाँ तक। अब हाँ, जैसे कि डेफिनेशन में बता रहा है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, इसका फॉर्मूला कैसा होगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से। किसे करते हैं? क्यू से। और जो रेट आता है, रेट मीन्स टाइम, पर्टिकुलर एक यूनिट टाइम के अंदर कौन सा होता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है आई इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी। आई इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी, ये एक फॉर्मूला है जो चार्ज से रिलेटेड है। क्लियर होगा यहाँ तक। आई इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी एक फॉर्मूला है। इसके और बहुत सारे फॉर्मूले से अलग अलग, जैसे कि अगर हम इन द पर्सपेक्टिव ऑफ ओम्स लॉ देखेंगे तो वी इज इक्वल्स टू आई आर फॉर्मूला, तो देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर भी हो जाएगा। लिख लीजिएगा, ये आपको बहुत इजी जाएगा। करंट की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। अब यहाँ पर चार्ज जो है वो कौन सा है? नेगेटिव चार्ज है। कौन सा है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मीन्स हमारे इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास दो टाइप के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब यहाँ पे जो भी चीजें देख रहे हैं वो नेगेटिव चार्ज के बारे में देखना है। किसके बारे में देखना है हमें? नेगेटिव चार्ज के बारे में। अब आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा बहुत एक जनरल आइडिया बता देता हूँ। अगर आपका इलेक्ट्रॉन या एक नेगेटिव चार्ज स्टेशनरी पोजीशन पर मीन्स रुके हुआ है, उसे कहीं जाना नहीं है, तो उस टाइप की अब वहाँ पर कौन कौन से एनर्जी होंगे, कौन कौन से रिएक्शन होंगे, या वहाँ पर कौन सी होंगी? द स्टडी ऑफ द रेस्ट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब यही इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? मूव कर रहा है, ये साइड या कौन से भी एक डायरेक्शन में क्या हो रहा है? मूव कर रहा है। तो इस टाइप की स्टडी को हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस टाइप को हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपको इसका जनरल आइडिया आपके स्कूल बुक्स में आपको मिल गया होगा। आपको इसका जनरल आइडिया क्या होगा? स्कूल बुक्स में मिल गया होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे? नहीं है। आप अपने स्कूल बुक्स में कुछ ये देखे होंगे, क्या बोलेंगे, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स देखे थे होंगे। जैसे कि आपने सॉल्व किया होगा रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन सीरीज वाला। जैसे कि आपने फॉर्मूला था, उसके अंदर कौन सा था? R1 प्लस R2, और दूसरा एक था R1 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 वाले फॉर्मूले। तो उसी टाइप के सर्किट्स को हम इजीली सॉल्व करना है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हमारे पास है किरचॉफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क। इलेक्ट्रिक नेटवर्क के अंदर कौन कौन से, तो हम क्या करेंगे, जनरल एक इलेक्ट्रिक नेटवर्क का डायग्राम बना देंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा इजीली। सपोज एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर, एक बैटरी लगा देंगे और यहाँ पर एक सिंपल तरीके से बैटरी जोड़ देंगे। इसका नाम दे दिया हमने रेजिस्टेंस नंबर 1, रेजिस्टेंस नंबर 2, रेजिस्टेंस नंबर 3। इसका नाम दे देंगे एनर्जी 1 और इसका नाम दे देंगे एनर्जी 2। क्लियर होगा यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ पर? नहीं है। अब हम देखेंगे कि इस सर्किट नेटवर्क्स के अंदर कौन कौन से पार्ट को क्या क्या कहा जाता है। हमें पता है ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन भी हमें पता है, द ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एनर्जी सोर्स है, मीन्स ये क्या कर रहा है, पूरे सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर ये आई करंट फ्लो होगा, यहाँ पर पूरी यहाँ से फ्लो होकर वापस इधर आ जाएगा। क्लियर होगा यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम है क्या आपको?
नहीं है। तो अब आप गेस करिएगा यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट को क्या क्या कहते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो है वो है जंक्शन। कौन सा है? जंक्शन। जंक्शन किसे कहते हैं? जंक्शन, जंक्शन आपने इससे पहले कहीं वर्ड सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। स्टेशन के ऊपर नाम होता है जंक्शन, बॉम्बे जंक्शन, पूना जंक्शन, औरंगाबाद जंक्शन, नांदेड़ जंक्शन, वॉटेवर इट में भी, जितने भी जंक्शन है। तो जंक्शन मीन्स क्या होता है? जहाँ से दो या उससे ज़्यादा रास्ते जाते हैं। तो वो तो होगा वेज के बारे में। अब यहाँ पर हम देखेंगे करंट के रिलेटेड क्या होगा। लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन, मैं आपको बताता हूँ इजी वाली डेफिनेशन। एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक circuit where two or more conductors joined, two or more conductors joined is junction। इसको हम कहते हैं जंक्शन। समझ में आएगा? एक ऐसा पॉइंट जहां पर दो या उससे ज्यादा कंडक्टर्स क्या हो रहे हैं? मीट हो रहे। तो आप मुझे बताइए कि दो से ज्यादा कंडक्टर कौन कौन से पॉइंट पे मीट हो रहे हैं। अगर हम इसे लेबलिंग कर दिए A, B, C, D, E, F, तो दो से ज्यादा कहां पर हो रहे हैं? एक B पॉइंट पर और एक C पॉइंट पर। और दो कंडक्टर कहां मीट हो रहे हैं? A, बाकी रेस्ट जितने भी है वहां पर हो रहे। तो दीज आर दी जंक्शंस, दीज आर दी जंक्शंस। क्लियर होगा यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? नहीं है। अब इसके बाद का जो पॉइंट है हमारा, ये लिखना होगा आपको, हाँ बहुत जरूरी है। इसके बाद है हमारा लूप। लूप क्या होता है? लूप एक कंडक्टिंग पाथ होता है। क्या होता है? कंडक्टिंग पाथ। जैसे कि अब ये यहाँ पर जा रहा है, उसी तरह से कंडक्टिंग पाथ होता है। आपको इसे दो टाइप में रख सकते हैं, आप एक क्लॉकवाइज भी रख सकते हैं, आप इसे एंटी क्लॉकवाइज भी रख सकते हैं। तो इसका एक डेफिनेशन लिख लीजिए। एनी कंडक्टिंग पाथ, एनी कंडक्टिंग पाथ इन एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क, इन एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज कॉल्ड लूप। और इसे एक दूसरा नाम है मेश। जब आप इंजीनियरिंग सेक्शन में जाओगे तो अब आपको एक लूप एनालिसिस या मेश एनालिसिस बोल के आपको इलेक्ट्रिकल सेक्शन में एक पॉइंट मिलेगा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्लियर हो गया? जंक्शन मींस जहां पे दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स मीट होते हैं। उसके बाद लूप, लूप क्या है? एक कंडक्टिंग पाथ है एक जंक्शन के अंदर, एक इलेक्ट्रिक नेटवर्क के अंदर। अब क्लियर होगा यहाँ तक? अब इसके बाद एक आता है ब्रांच। ये जल्द फटाफट लिख लीजिए, हमें रब करना है। इसके बाद आता है ब्रांच। ब्रांच मीन्स क्या? लिख लीजिए डेफिनेशन, यहां पर लिखेंगे हम इजी वाली, BRANCH। ब्रांच क्या होता है? दो जंक्शन के बीच के सेक्शन को हम क्या कहते हैं? ब्रांच कहते हैं। क्या है? दो जंक्शन के बीच वाले सेक्शन को हम ब्रांच कहते हैं। अब ब्रांच इज एनी पार्ट, a branch is any part of network lies within two junctions, या lies in two junction, ऐसा भी कह सकते हैं, lies between two junction, lies between two junction। दो जंक्शन के बीच वाले सेक्शन को हम ब्रांच कहते हैं। जैसे कि अभी ये दो जंक्शन है, इसके बीच वाले सेक्शन को ब्रांच कहेंगे, ये दो जंक्शन के बीच वाले सेक्शन को ब्रांच कहेंगे, ये दो वाले जंक्शन के बीच के सेक्शन को ब्रांच कहेंगे। तो ये हो गया ब्रांच। क्लियर होगा क्या यहाँ तक? जंक्शन किसे कहेंगे? जहाँ पे दो या दो से ज्यादा वाले कंडक्टर्स क्या हो रहे हैं? एक पॉइंट पर मीट हो रहे हैं। और लूप किसे कहेंगे? एक क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ है जो पूरे सर्किट के अंदर क्या होगा? फ्लो होगा। फिर उसके बाद ब्रांच। ब्रांच क्या होता है? दो जंक्शन के बीच वाले सेक्शन को हम क्या कहते हैं? ब्रांच कहते हैं। तो हमारे समझ में आ गया आपको? हमने यहाँ तक दो पॉइंट देख लिया, डेफिनेशन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी देख लिया, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, उसके बाद हमने करंट के देख लिया, किरचॉफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क, इतनी चाहिए। अब उसके बाद जो सबसे काम की चीज है वो है किरचॉफ फर्स्ट लॉ। इसे करंट लॉ भी कहा जाता है और एनसीईआरटी की बुक में जंक्शन लॉ भी कहा जाता है। ये हो गया आपका लिखना, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हम रब करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम देखेंगे। फर्स्ट लॉ बहुत अमेजिंग है और बहुत सिंपल है, उतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं ना। और हाँ, एक बात याद रखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द पर्सपेक्टिव ऑफ JEE। लास्ट ईयर के JEE के क्वेश्चन पेपर के अंदर इसके 4 क्वेश्चंस आए थे। तो मीन्स 4 क्वेश्चन आना इज नॉट ए जोक, अच्छी बात है। तो हम देखेंगे अब किरचॉफ फर्स्ट लॉ। इसे इसका एक डेफिनेशन है वो लिख लीजिए, एन एल्जेब्रिक सम ऑफ incoming current, an algebraic sum of current at any junction is 0।
ये उसकी फर्स्ट वाली डेफिनेशन है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, यहाँ पे लिख देंगे हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ। इसे हम दूसरे इसमें भी कह सकते हैं, इनकमिंग करंट towards the junction is equal to outgoing current from the junction। समझ में आ रहा है? जितना करंट आएगा उतना ही बाहर जाएगा। जैसे कि सपोज आप एक रूम में बैठे हुए हैं, अगर वहां पे जितने लोग आएंगे उतने ही बाहर जाएंगे, एक्स्ट्रा कोई जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्लियर होगा? तो एक सर्किट के अंदर जितना भी नेटवर्क आएगा, सॉरी जंक्शन के अंदर जितने भी करंट आएंगे उतने ही क्या होंगे? बाहर जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमारा जंक्शन में एक पॉइंट है जहां पर 2 या उससे ज्यादा कंडक्टर्स मीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर जितने अंदर आएंगे उतने ही क्या होंगे? बाहर जाएंगे। क्लियर होगा यहाँ तक? अब इसका अलजेब्रिक सम इज इक्वल्स टू 0। इसे न्यूमेरिकली कैसे लिखते हैं? सबमिशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 0। सबमिशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 0। क्लियर होगा यहाँ तक? अब हम देखेंगे कि इसके साइन कन्वेंशंस कैसे आते हैं, कौन सा वाला प्लस लेना है या कौन सा वाला माइनस लेना है। तो हम प्लस कब लेंगे? जब आपका करंट जंक्शन के तरफ जा रहा है। जब आपका करंट सपोज ये I1, I2, I3, I4 अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज इक्वल्स टू 0। अब ये सारा का एल्जेब्रिक सम क्या होता है? प्लस और माइनस होता है। तो अब हम देखेंगे इसका I1 अंदर की तरफ आ रहा है तो प्लस I1, I2 अंदर की तरफ जा रहा है तो प्लस I2, जंक्शन के बाहर I3 जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और I4 भी क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इज इक्वल्स टू 0। आगे समझ में? अब ये माइनस वाले टर्म अपन क्या करें, अगर इक्वल्स टू के वो साइड लिख जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I3 प्लस I4, जो कि हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है। इनकमिंग करंट टुवर्ड द जंक्शन इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट फ्रॉम द जंक्शन। ये देखिए I1 I2 जो जंक्शन की तरफ आ रहा है और I3 I4 जंक्शन से बाहर की तरफ जा रहा है। क्लियर हो गया फंडा? यही था हमारा सिंपल वाला फर्स्ट लॉ। अब इसके बाद देखेंगे हम सेकेंड लॉ। ये लिख लीजिएगा, ये सर्किट बनाने की जरूरत नहीं ना आपको, ये फर्स्ट लॉ लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है, ये डायग्राम बनाना है और ये लिखना है। क्लियर हो गया? या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फटाफट हे भाई लिखना देखकर क्या कर रहा है। चलिए अब हम देखेंगे सेकेंड लॉ के बारे में। सेकेंड लॉ थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा टफ है। टफ मीन्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, समझने में थोड़ा हार्ड हो जाएगा। अगर नहीं आप होशियार है समझ जाओगे फटाक से, इतना कोई गड़बड़ वाली बात या इतना कोई क्या बोलेंगे उसे, इतना कोई फिक्र वाली बात नहीं है। चलिए अब हम सेकेंड लॉ की तरफ देखते हैं। किरचॉफ सेकेंड लॉ, इसका क्या है मालूम? द प्रोडक्ट ऑफ, लिख लीजिए, द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, the product of potential difference and sum of energy sources is equals to, या always equals to भी लिख सकते, equals to 0। देखिए द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, प्रोडक्ट मींस क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन का टर्म हमें पता है। पोटेंशियल डिफरेंस मींस हमारा बचपन वाला फॉर्मूला ओहम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू IR। V क्या है? एक पोटेंशियल डिफरेंस है तो V इज इक्वल्स टू IR। तो इसका न्यूमेरिकली एक्सप्रेस या फॉर्मूला क्या होगा? सबमिशन ऑफ V प्लस सबमिशन ऑफ E एनर्जी सोर्सेस, इसलिए पिछले वाले डायग्राम में बताया था आपको, इज इक्वल्स टू 0। या फिर हम इसी इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये V नहीं लिखना है, IR लिखना है, तो ये ऑथेंटिकली अच्छा हो जाएगा। क्लियर होगा यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ पर आपको? देखिए द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड द सम ऑफ एनर्जी सोर्सेज इज इक्वल्स टू 0। क्लियर होगा यहाँ तक? अब आपको बाद में हम बताएंगे कि इससे किस तरह से यूज करना है या साइन कन्वेंशंस कैसे लाना है। अब एनर्जी सोर्सेज के प्रोडक्ट देखना है हमें, ये IR, तो अब इसका प्लस वाला साइन कब लेना है या माइनस वाला साइन कब लेना है? क्लियर होगा यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? नहीं होगा। देवा रे देवा। चलिए अब आप सपोज एग्जांपल के तौर पे हमारा जो पिछला वाला डायग्राम था वही रखेंगे।
एक रेजिस्टेंस है और ये करंट फ्लो रहा है, ये I और ये R। सपोज आपने जो लूप लिया था कंडक्टिंग पाथ, या फिर आपका इस वाला डायरेक्शन है या इस वाला डायरेक्शन है, अगर आपकी डायरेक्शन दोनों सेम है तो आपको साइन लेना है माइनस। क्या लेना है? माइनस। क्लियर हो यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। अगर आपकी डायरेक्शन अपोज है आपको लेना है प्लस। नहीं समझा? पता था मुझे, अब समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक सर्किट के थ्रू बताऊंगा। हम एक डायग्राम बनाएंगे, आप थोड़ा देख लीजिए। ये साइड में लिख लेता हूं ताकि आपको इजी जाए। ये हमारी लूप की डायरेक्शन, लूप, और ये करंट की डायरेक्शन, और ये रेजिस्टेंस R। तो यहां पे लेना है नेगेटिव लूप डायरेक्शन, लूप D पॉजिटिव। हाँ, कन्वेंशन यूज कैसे करना है? तो एक, चलो सपोज हमारे पास एक सर्किट है जिसके अंदर एक रेजिस्टेंस का नाम R1, सेकेंड वाले रेजिस्टेंस का नाम R2, और ये सीधा कनेक्टेड है, इसे एनर्जी मिल रही है ये E वाले से माइनस प्लस। अब यहाँ से I जाएगा, यहाँ पर भी I आएगा। तो अब सपोज ये हो गए। अब हमें लूप का डायरेक्शन सेट करना है। लूप का डायरेक्शन चाहे आप क्लॉकवाइज लो या चाहे एंटी क्लॉकवाइज, इट डिपेंड्स ऑन यू, आपकी जैसी मर्जी चाहे। तो अब हम इस तरह से ले लेंगे। जब इस तरह से लूप लेते हैं तो इसकी डायरेक्शन इस तरह से जाएगी सर्किट के अंदर। समझ में आ गया यहाँ तक? अब यहाँ पर अब हमें देखना है कि इसके पॉइंट्स लिखना है हमें, मतलब इसके साइन कन्वेंशन देना है, साइन यूज़ करना है एक्चुअली। ई प्लस आएगा या माइनस आएगा, आई R1 माइनस आएगा या प्लस आएगा, या आई R2 माइनस आएगा या प्लस आएगा। तो हम देखेंगे ई जब पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तब कौन सी साइन लेना है? ई जब पॉजिटिव की तरफ जाएगा तब लेना है, लूप की डायरेक्शन पॉजिटिव की तरफ जाएगी तो पॉजिटिव, तो प्लस ई आ जाएगा यहाँ पर। अब ये दोनों डायरेक्शन सेम है, तो जब दोनों डायरेक्शन सेम होती है तब आता नेगेटिव साइन, आई R1 आ जाएगा। क्लियर होगा? अब ये दो भी सेम है तो सेम आई R2 आ जाएगा, ई इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। क्लियर होगा यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। अब ये ई को ये साइड भेज देंगे हम, तो ये प्लस का ई इधर आ गया, माइनस हो जाएगा, आई R1 माइनस आई R2 इज इक्वल्स टू माइनस ई, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड में माइनस साइन, तो ये सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, प्लस आई R2 इज इक्वल्स टू प्लस ई। अब यहाँ पे आई कॉमन निकल जाएगा और ये हो जाएगा I1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू ई। इस तरह से हमें इक्वेशंस बनाना है, इस तरह से हमें इक्वेशंस बनाना है। अब ये इक्वेशंस इसी तरह से बनाना है और इसी तरह से सॉल्व करना है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था, स्टेप्स यूजुअली फॉलोड व्हाइल सॉल्विंग अ प्रॉब्लम यूजिंग किरचॉफ लॉ। अब हमें कौन कौन से स्टेप्स यूज करना है अगर हमें न्यूमेरिकल में या फिर कोई क्वेश्चंस में दिया गया है कि सॉल्व दिस इक्वेशन या फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ। तो एट दैट टाइम हमें कौन कौन से देखना है? चूज सम डायरेक्शन ऑफ करंट, चूज सम डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हमें क्या करना है? करंट की एक डायरेक्शन चूज करनी है। जैसे कि हमने लूप की डायरेक्शन चूज किया ना, उसी तरह से करंट की डायरेक्शन चूज करनी होती है। अगर सर्किट में डायग्राम दिया है, रिमेंबर अगर क्वेश्चन में डायग्राम के अंदर दिया है, सर्किट डायग्राम के अंदर ऑलरेडी करंट की डायरेक्शन मेंशन है, तो देन यू डोंट हैव टू सेलेक्ट एनी डायरेक्शन। अगर नहीं दिया है तो एट दैट टाइम वी हैव टू सेलेक्ट डायरेक्शन। क्लियर होगा? रिड्यूस द नंबर ऑफ वेरिएबल्स यूजिंग किरचॉफ लॉ। हमें जितने भी वेरिएबल्स है उसे क्या करना है? कम करते जाना है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखिए इतना था, फिर कम किया, कम करते करते आए, उसी तरह से। फिर उसके बाद डिटरमाइन द इंडिपेंडेंट लूप। डिटरमाइन, हमने ये लूप की डायरेक्शन कैसा पता है? डिटरमाइन क्या पता करा? कोई भी एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज ले सकते। अप्लाइड द वोल्टेज लॉ टू ऑल इंडिपेंडेंट कंपोनेंट। ये देखिए वोल्टेज लॉ हमने अप्लाई किया यूजिंग दिस साइन कन्वेंशन। क्लियर हुआ? अब उसके बाद सॉल्व द इक्वेशंस ऑब्टेन साइमल्टेनियसली। अब हमें सॉल्व करना है। जब बड़ा सर्किट होगा तो तब वहाँ पे 2 से 3, यहाँ पर हमें एक ही इक्वेशन मिला। जब बड़ा न्यूमेरिकल आता है तब वहाँ पे 2 से 3 इक्वेशंस होते हैं, उसके हमें सॉल्व करना है। अगर इन केस हमारा आंसर नेगेटिव आता है, इन केस हमारा आंसर नेगेटिव आता है तो हमें जस्ट क्या करना है? उसे उल्टा कर दें। देखिए, इन केस द आंसर ऑफ द करंट वेरिएबल इज नेगेटिव, द कन्वेंशनल करंट इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट साइड चूजन बाय अस। हमने जो डायरेक्शन चूज की थी उसकी वो अपोजिट डायरेक्शन था, बस हमारा आंसर रॉन्ग नहीं होगा। माइनस आएगा तो हमें सिर्फ इतना लिख देना है कि लास्ट में द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज अपोजिट, इतना ही लिख देना है, ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ चलो, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज हमने देख लिया, हमने करंट लॉ, डेफिनेशन ऑफ करंट, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, किरचॉफ के दोनों भी लॉ देख लिया हमने, स्टेप्स भी देख लिया। अब हमारा रह गया एग्जांपल्स। तो हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में आपको पूरा एक स्पेशली न्यूमेरिकल बेस्ड लेक्चर होगा जहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी के इस टॉपिक के ऊपर के 2 या 4 न्यूमेरिकल्स हम ले लेंगे। क्लियर? थैंक यू। पसंद आया तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। बाय, गुड बाय, टेक केयर।